हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस हमने वैसे लास्ट लेक्चर्स में भी किए हैं, लेकिन आज हम इसकी बेसिक और इसकी थ्योरी को समझेंगे। बच्चों, इस बात को आप समझिए कि अगर कोई भी थ्योरी या कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम होता है तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि उस पर आप बहुत ज़्यादा प्रश्न करिए। और व्युत्पत्ति चैनल पर आप देखते हैं कि हम आपको बहुत सारे प्रश्न कराते हैं जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो और आपकी क्वेश्चन पर पकड़ मजबूत हो। तो आज भी हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस पर हमने प्रश्न ऑलरेडी बहुत पहले किया है, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसकी थ्योरी को समझेंगे कि आज हम समझेंगे कि संकरण, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, यह क्या होता है। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं प्रिया सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो चलिए देखते हैं। मीथेन, अमोनिया, जल जैसे कुछ बहुपरमाणुक अणुओं में कि एक विशिष्ट ज्यामिति यानी ज्योमेट्री होती है। इनका शेप अलग होता है, इनकी ज्योमेट्री अलग होती है, इनकी ज्यामिति अलग होती है। आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रस्तावित किया। अब ये कौन से कक्षक है? वही एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक। अब यहां पर बोला गया कि यहां पर किसी अणु का निर्माण कैसे होता है, यहां पर किसी अणु का निर्माण कैसे होता है। यहां पे पहले हमने पढ़ा था कि अणुओं के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जैसा कि हमने सोडियम क्लोराइड में देखा। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जहां पे हम उसे सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। लेकिन यह तो बच्चे क्लास की बात थी, जब हम बचपन में इसे पढ़ा करते थे। लेकिन अब हम इसके जो एक्चुअल कंसेप्ट है उसको समझेंगे कि क्यों किसी अणु या किसी यौगिक का निर्माण होता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कक्षकों के संकरण से परमाणुओं के कक्षकों के संकरण से यहां पर अणुओं तथा यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब एस कक्षक को पी कक्षक से मिलाया और एक नया कक्षक का निर्माण किया जिसका नाम होगा sp कक्षक। एस कक्षक और पी के दो कक्षकों को मिलाकर, जैसे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के दो पी ऑर्बिटल को मिलाकर sp2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। तो यहां पर यही चीज बताई जाती है। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को हम संकर कक्षक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये क्या बोलना चाहता है, आइए से जरा समझते हैं। यहाँ पर बोलना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास एस कक्षक है और पी कक्षक है, पी कक्षक है। इन दोनों के संयोग से एक दूसरा कक्षक बनेगा जिसका नाम होगा sp कक्षक। मतलब यहाँ पर दो, जैसे मान लीजिए कि अगर ये किसी दूसरे परमाणु का कक्षक है, ये किसी दूसरे परमाणु का कक्षक है, इन दोनों को मिश्रित करके, इन दोनों के मिश्रण से एक नया कक्षक का निर्माण हुआ जिसे sp कक्षक कहते हैं। और भी समझेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है उसके प्रश्नों को करना। तो हम प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर लिखे जितने भी तथ्य हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो डरना नहीं है, लेक्चर में पूरी तरह से आप देखिए और समझिए कि कैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी तथ्यों को प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आबंध विचरण में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करता है। मतलब ये बोलना चाहता है कि जो बॉन्ड बनता है, जो सहसंयोजक आबंध बनता है, वहां पर जैसे मान लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हमने मीथेन का निर्माण किया। तो यहां पर यह बोलना चाहता है कि जो बॉन्ड होता है, जो आबंध होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, वह कार्बन और हाइड्रोजन के कक्षकों से नहीं बना होता, जबकि उन दोनों के मिश्रित कक्षकों के निर्माण से बना होता है। जो अभी हमने यहाँ पे देखा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई कक्षक है। इन दोनों से मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम इन दोनों एस और पी कक्षकों का उपयोग नहीं करेंगे, हम sp कक्षक का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ये बात हम समझ सकते हैं। अब देखिए, यहां लिखा हुआ है
लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनः वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम संकरण कहते हैं। मतलब यहां पर आपको कहना चाहता है कि हम मिलाएंगे किसको, एस कक्षक और पी कक्षक, इनकी आकृति अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी ऊर्जा एकदम समान तो नहीं हो सकती, लेकिन निकटतम हो सकती है। मतलब मैं अब 1s कक्षक को 3s कक्षक से मिश्रित नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर जैसे 2p कक्षक को आप 6p के कक्षक से मिश्रित नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे हम जिन कक्षकों का उपयोग करेंगे संकरित करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उनकी ऊर्जा या तो समान होनी चाहिए या वह एकदम बिल्कुल निकटतम वो वैल्यूज होनी चाहिए। तो इस बात को भी हम समझेंगे अपने प्रश्न के माध्यम से कि यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। जैसे 3s और 3p के कक्षक की ऊर्जा बहुत निकटतम होती है, 3s और 3p की कक्षक की जो ऊर्जा होती है बहुत निकटतम होती है, आगे पीछे होती है, तो वहां पर मिश्रण संभव है। यहां पर ये आपके एनसीईआरटी में ये चीज दी गई है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पर PCl5 का उदाहरण लिया गया है, PCl5 का उदाहरण लिया गया और देखिए PCl5 के पास वहां पर लिखा हुआ है sp3d हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3d संकरण, यहां पर लिखा हुआ है s प्लस p3 प्लस d। तो जरा इसे समझते हैं क्या है इसका मतलब। अब बच्चों यहां पे देखिए, अगर PCl5 का निर्माण हुआ है तो और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था वह पढ़ा था sp3d। तो यहाँ पर कौन कौन से कक्षक का उपयोग किया गया है, यहाँ पर एक s का कक्षक है, 3p का मतलब px py होगा, pz होगा और साथ में एक d का कोई कक्षक होगा, जैसे dz² होगा, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर dz² होगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर, लेकिन ये जो s कक्षक, कौन सा s कक्षक होगा, ये p कक्षक, कौन सा p कक्षक होगा, ये वही कक्षक होंगे, ये वही ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ पर हम PCl5 का निर्माण करके देखेंगे कि यहाँ पर s कौन सा s कक्षक है, क्या वह 1s है, क्या वह 2s है, क्या वह 3s है, क्या वह 4s है। तो हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे जिस s कक्षक का उपयोग किया गया है वो कौन सा s कक्षक यानी s ऑर्बिटल है। तो मैं आपको बता दूं ना 1s होगा ना 2s होगा, हम 3s का उपयोग करेंगे, 4s भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में समझेंगे कि यहाँ पे जो हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d संकरण बोल देते हैं, यहाँ पर कौन से कक्षक का उपयोग करेंगे। अगर s कक्षक 3s का है तो p कक्षक किसका होगा, ये सभी बातें हम समझेंगे। तो बच्चों यहां पर हम ये बातें डिस्कस करेंगे। अब यहां पे देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले कि आप जो ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, जो कक्षक यूज कर रहे हैं, उनकी एनर्जी यानी ऊर्जा समान होनी चाहिए या निकटतम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर हम जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे PCl5 में, तो यहाँ पे s कक्षक, p कक्षक और d कक्षक उपस्थित है। तो यहाँ पे s कक्षक, p कक्षक और d कक्षक, जिन कक्षकों को मिलाकर sp3d का निर्माण किया गया है, मतलब यहाँ पर बच्चों क्या किया गया है कि s कक्षक लिया गया, p कक्षक लिया गया, d कक्षक लिया गया, इन तीनों के मिश्रण से sp3d का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस s कक्षक, जिस p कक्षक और जिस d कक्षक का उपयोग किया गया है उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए, उनका आकार ऐसा होना चाहिए कि जो देखने में एक जैसे हो। यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर हम अगर किसी s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक के मिश्रण को उपयोग करके, संकरित करके sp3d का निर्माण करते हैं, तो जो हाइब्रिड होते हैं, जो संकरित कक्षक होते हैं, वह ज्यादा स्टेबल होते हैं। जरा इसे समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए जैसे s और p कक्षक को मिलाया
और sp कक्षक बनाया, इसका अर्थ क्या है कि ये ज्यादा स्थायी होगा, ये ज्यादा स्थायी होगा, ये ज्यादा स्थायी होगा और यह अस्थायी होगा। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है संकरित कक्षकों में, स्टेबिलिटी बढ़ती है संकरित कक्षकों में। तो ये चीज यहां पे लिखी गई है। फिर यहाँ पे क्या परिस्थितियां हैं, क्या बातें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा गया है कि ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ पे संयोजकता कक्ष के कक्षक, मतलब यहाँ पे सिर्फ संयोजकता शेल जो होता है, हम सिर्फ वैलेंस शेल को यूज करेंगे, हम सिर्फ बच्चों वैलेंस शेल को यूज करेंगे, सिर्फ संयोजकता कक्ष को यूज करेंगे। तो अब हम देखेंगे अपना प्रश्न, और प्रश्न के साथ ही हम समझेंगे कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं, संकरण को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मीथेन का एक उदाहरण लिया है। जैसा कि हम जानते हैं मीथेन CH4, हम जानते हैं कि उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन अर्थात sp3 संकरण होता है, और वहां पर S+ p के तीनों कक्षक उपस्थित होते हैं, तो वो बनाता है sp3। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे s कक्षक px py pz को मिलाकर एक नए कक्षक का निर्माण किया गया जिसका नाम था sp3, और वही हाइब्रिडाइजेशन होती है मीथेन की। तो बच्चों अभी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3 संकरण देखेंगे। तो बच्चों अभी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन अर्थात sp3 संकरण देखेंगे। तो आइए से समझते हैं कि कैसे। तो यहां पे हम लिखते हैं sp3 संकरण, और यहां पर हम लेंगे उदाहरण CH4 का। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो केंद्रीय परमाणु है वह कार्बन है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2, फिर ये आएगा आपका 2p2। तो यहां पर बच्चों हमें क्या समझ में आएगा कि यहां पर 2s2 और 2p2 हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही संयोजकता कोश भी होंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, और हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1s1 होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1s1 होता है। तो देखिए कार्बन के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण में सिर्फ उपयोग करेंगे संयोजकता शेल यानी संयोजकता कोश का। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे 2s, यहाँ पे 2s लिखेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम लिखेंगे 2p। तो 2p में देखिए हम इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, अब हमें देखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन क्या है। और देखिए ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट, जिसे हम तलस्थ अवस्था भी बोलते हैं, तलस्थ अवस्था, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, तलस्थ अवस्था। तो यहां पर ये चीज हमने समझी, ये तलस्थ अवस्था कहलाएगी। अब देखिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, और 4 हाइड्रोजन के लिए 4 जगह बनानी होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस इलेक्ट्रॉन को लाएंगे यहां पर उत्तेजित अवस्था में। तो यहां पर हम लिखेंगे कार्बन का एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं, और आपसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। तो यहां पे हम लिखेंगे उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों यहां पर ये क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस p कक्षक में आ जाएगा। देखिए 2s और 2p का जो ऊर्जा होती है वह समान तो नहीं, लेकिन आसपास होती है एकदम। 2s के बाद ही 2p आ जाता है, 2s के बाद ही 2p आ जाता है, मतलब जो इसका एनर्जी लेवल है वह एक समान है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, यहां हम लेकर आ गए। तो यहां पे देखिए इस प्रकार, अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, और यहां पर बच्चों यहां पे देखिए यह CH4 का निर्माण करेगा, या CH4 का निर्माण करेगा कैसे, यहां पर
या कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैसे ही लिख दीजिए। यहां पे हमने इन सभी को ऐसे लिखा। और हर हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वह 1 होती है, तो वह अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो बच्चों यहां पे देखिए, यह अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, यह अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। देखिए यह अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। और यहां पर फिर हम बच्चों क्या करते हैं, यहां पर हम इसे इस तरह से घेर देते हैं। इसका रीजन क्या है कि यहां पे इतने कक्षकों का संकरण हुआ है sp3। अब बताइए ये क्या है, 2s2p मतलब sp3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3। यहां पर कौन से कक्षकों का उपयोग किया गया है, 2s और 2p। तो यहां पे लिखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि CH4 के निर्माण में किसका उपयोग होगा, 2s तथा 2p कक्षकों का, 2s तथा 2p कक्षकों का उपयोग किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं PCl5 में कैसे किया गया, जरा उसे समझ लेते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि फास्फोरस PCl5sp3d का संकरण करता है। तो देखिए यहां पे फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट, हम इन सभी बातों को भी लिखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे 3s और 3p का उपयोग किया गया है। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन 3s में था उसे हमने 3d में ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर देखिए समझिए कि 3s, 3p और 3d का जो एनर्जी लेवल है, जो ऊर्जा है, वह बहुत आसपास है। मतलब पहले 3s आएगा, फिर 3p, फिर 3d। तो यहाँ पे ज्यादा दूरी नहीं है एनर्जी लेवल में, यही कारण है कि यहाँ पर sp3d संकरण बनता है। तो इसे हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि हम कैसे PCl5 का निर्माण करेंगे। sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे P की तलस्थ अवस्था जिसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने फास्फोरस का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि यह तो आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यह आपके यहां पर यह संयोजकता शेल होता है। कौन सा संयोजकता शेल? अब फास्फोरस के पास आप देखिए 3 कोश होंगे, 3 कोश होंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 कोश होंगे। और यहाँ पे फास्फोरस के पास 3 कोश होने के कारण, 3 कोश हैं, यानी और थर्ड वाला जो शेल है वह इसका संयोजकता शेल कहलाएगा। वह इसका, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसी में इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और 2 के बाद यहाँ पर आया है 3। तो यह कौन सा है? संयोजकता। यहाँ पे लिख लीजिए, यह संयोजकता कोश है। हमने पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था कि हम संयोजकता कोश का उपयोग करेंगे। एक बार देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था कि परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। मतलब संयोजकता कोश को लेना है, संयोजकता कक्ष को लेना है, तो आप इसे संयोजकता कक्ष लिख सकते हैं। हम संयोजकता कोश बोलिए, संयोजकता कक्ष बोलिए, तो हम उन सभी चीजों को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं, संयोजकता कक्ष बोल सकते हैं आप इसे, या कोश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयोजकता कक्ष को लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ग्राउंड स्टेट, फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ अवस्था, यहाँ पर लिखा तलस्थ अवस्था। अब तलस्थ अवस्था मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ 3s लिखना है और 3p लिखना है। हमें यहाँ पे 3s लिखना है और 3p लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर तीसरा कोश है, अर्थात यहाँ पे 3s है, 3p है, अर्थात 3d भी होगा। यहाँ पे 3s, 3p और 3d भी होगा। कैसे समझेंगे, जरा यहाँ देखिए बच्चों कि अगर आपके पास n = 3 है तो L का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 0, 1, 2। इसका अर्थ होता है S, इसका अर्थ होता है P, इसका अर्थ होता है D। 3s, 3p
और 3D, लेकिन यहां पर 3D लिखा नहीं है लेकिन 3D उपस्थित है। 3D खाली होगा, 3D क्या होगा, खाली होगा। तो यहां पे लिख दीजिए 3D, ऐसे यहां पे हमने 3D लिख दिया, 1 2 3 4 5, ये 3D कक्षक है लेकिन खाली है। लेकिन यहां पर हमने यहां नहीं लिखते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन यहां लिख सकते हैं क्योंकि 3D खाली है और वह उस कोश में उपस्थित है। तो ये सारी बातें हमने बोर्ड पे लिख दी, यह इसका तलस्थ अवस्था। अब हम देखेंगे यार 3s2, यहाँ पे 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p5, सॉरी बच्चों यहाँ पे 3 होगा, 3p 3 होगा, यहाँ पे यह 6 4 10 15, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे यह इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पे कितना क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 5 क्लोरीन है। 5 क्लोरीन मतलब 5 जगह खाली होना चाहिए। 5 क्लोरीन मतलब क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वह 1 होती है, अर्थात वह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। इसका मतलब यहां पर हमें 5 जगह बनानी पड़ेगी। हमारे पास कितनी जगह है, 3 जगह है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दे तो 5 जगह बन जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे P की उत्तेजित अवस्था, मतलब हमें यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे उत्तेजित अवस्था। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां पर स्पिन, लेकिन स्पिन चेंज करके शिफ्ट किया, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये आपका बन गया, यहां 3D में इलेक्ट्रॉन आ गया। 3D खाली था तो वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए अब होगा PCl5 का निर्माण। PCl5 का निर्माण कैसे, हर क्लोरीन, यहां पर हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर आएगा। उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, तो यह चीज हमें पता है यहां पर। तो देखिए यहां पर हमने इन सभी को इस तरह से लिखा। अब 5 क्लोरीन, कितने क्लोरीन, 5 क्लोरीन। मान लीजिए अगर आपको PCl3 दिया जाता तो क्या जरूरत थी इसे शिफ्ट करने की, नहीं, इसी में काम बन जाता हमारा, इसी में काम बन जाता। लेकिन यहाँ पे हमें 5 क्लोरीन की जगह की जरूरत है तो हमने ये किया। अब देखिए यहाँ पे हर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, यहाँ पे हर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने समझा। यहां पर कौन कौन से कक्षकों का मिश्रण हुआ है, S, P के 3 और D के 1, तो इसे इस तरह से हम बच्चों यहां पे हम इसे इस तरह से घेर देते हैं, तो ये बन जाएगा sp3d। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए PCl5 के निर्माण के लिए कौन से कक्षकों का उपयोग किया, तो आपको बोलना है 3s, 3p और 3d का 1d कक्षक का उपयोग किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो अभी हमने समझा, इसे जरूर नोट करिए क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इसके संयोजकता कक्ष की पहचान करिए, क्योंकि हम सभी कक्ष या शेल को नहीं लिख सकते, सभी कोश को नहीं लिख सकते, तो सिर्फ संयोजकता कक्ष ही भागीदारी करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस तरह हमने PCl5 का निर्माण समझा। तो बच्चों यहां पे हम देखते हैं, तो देखिए यहां पर हम अपने प्रश्न पे वापस आते हैं। तो यहां पे हमने देखा PCl5 का निर्माण हुआ। अब हम जरा देखेंगे अगर PCl3 का निर्माण करना होता तो क्या करते। PCl3 के निर्माण के लिए हम यहां पर जो हमने जो जगह खाली कराई है वह जगह खाली नहीं कराते, यहाँ उत्तेजित अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर 3 जगह ऑलरेडी खाली थी, वहीं पर क्लोरीन आकर जुड़ जाता, अटैच होता। तो आइए उसे समझते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे PCl3। अब हम PCl3 का निर्माण करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए PCl3 हमारा प्रश्न है और यहाँ पे सेम हम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यहाँ पे हमने फास्फोरस की तलस्थ अवस्था देखी। हमारे पास क्लोरीन कितना है, 3 क्लोरीन है। हमारे पास
3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखिए हमें जगह खाली करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ जाएगा। तो लिखिए PCl3, यहाँ पे PCl3 लिखेंगे और यहाँ पे 3s का इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 3p, 3d भी खाली है, उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 3 जगह खाली। अब देखिए 3 क्लोरीन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहां पर हम इसे इस तरह से घेर देंगे। तो बच्चों यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और एक एकाकी युग्म आएगा, एक लोन पेयर आएगा। तो यहां पे लिख लीजिए एकाकी युग्म कितना है, यहां पर एक लोन पेयर आएगा, एकाकी युग्म की संख्या 1 आएगी। बच्चों यहाँ पे एकाकी युग्म की संख्या 1 आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो आकृति होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है, अमोनिया की तरह इसकी आकृति होती है। तो यहाँ पर हम इसकी आकृति को समझ सकते हैं। यहाँ पर एकाकी युग्म आया है। कौन से कक्षकों का उपयोग किया गया, तो 3s और 3p कक्षक का उपयोग किया गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने यहाँ पर समझा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिए अब PCl5 का यहाँ पर हमने जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, TBP स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है और हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया है कि यहाँ पे PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है। PCl3 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PCl5 का जब निर्माण होता है तो यहाँ पे 2 PCl आबंध होते हैं। अब इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। PCl5 जब बनता है तो वहां पर 2 आबंध होते हैं, पहला एक एक्सियल आबंध कहलाता है और दूसरा इक्विटोरियल। तो यहाँ पे एक्सियल और इक्विटोरियल के बारे में समझेंगे कि एक्सियल और इक्विटोरियल आबंध को हम विषुवतीय आबंध बोलते हैं और एक्सियल आबंध को हम अक्षीय आबंध बोलते हैं। तो इसे हम समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कि क्या होगा। तो आइए बच्चों इसे देखते हैं। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर हमें PCl5 का निर्माण करना है। तो सबसे पहले एक यहां पे हम त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया है और फिर यहाँ पे हमने फास्फोरस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये शायद थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद एक क्लोरीन ऊपर से और एक क्लोरीन यहाँ पर नीचे से आएगा। कैसे समझ सकते हैं, जरा से समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर यह एक कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पर सेंटर में P होगा, यहाँ पर 3 जगह क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ ऊपर में और एक क्लोरीन यहाँ नीचे में। तो इस तरह PCl5 का निर्माण होता है, TBP स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यह 120 डिग्री का एंगल होता है। यह 120 डिग्री या आबंध कोण होता है, यह 120 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे 3 देखिए 120 डिग्री के एंगल बनेंगे, 3 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। और यहाँ पर जब यह ऊपर से जो क्लोरीन आता है उसके साथ यहाँ जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन है आपके पास और ऊपर से कोई वस्तु है, तो उसके साथ जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री का होता है, वह 90 डिग्री का होता है। कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस तरह एक त्रिभुज है और आपने एक ऊपर से क्लोरीन लगाया है, तो इस क्लोरीन का इस त्रिभुज के साथ जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री का होगा, वह 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप मेरे इस हाथ को त्रिभुज मान लीजिए और यहाँ पर यह जो एंगल बनेगा इसके बीच में यह 90 डिग्री का होगा। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। अब यहाँ पे ये जो 2 क्लोरीन देख रहे हैं आप, ये मैं इसको नाम दे देती हूँ क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2, या एक्सियल बॉन्ड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स, जिसे हम अक्षीय आबंध भी बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो ट्रायंगल वाले हैं 3,
इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल, इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल। यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि दो पीसीएल आबंध क्रमशः यहाँ पर इक्विटोरियल के ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर आप एक त्रिभुज दीजिए, एक ऊपर क्लोरीन और एक नीचे क्लोरीन है, तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है। और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और अक्षीय आबंध कहलाते हैं। तो PCl5 में कितने इक्विटोरियल बॉन्ड है, कितने एक्सियल बॉन्ड है? तो एक्सियल यानी अक्षीय आबंध यहाँ पे 2 हैं और इक्विटोरियल आबंध यहाँ पर बच्चों 3 है। तो यहाँ पे देखिए PCl आबंध एक तल में होते हैं और 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो त्रिभुज है वहां पे 120 डिग्री का एंगल होता है। क्यों? वो टोटल 360 है, तो वहां पे 3 हमने देखा, 3 क्लोरीन, तो हर क्लोरीन से 120 डिग्री आ रहा है। तो इसे हम विषुवतीय आबंध, जिसे हम इक्विटोरियल भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। बच्चों जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। यहाँ पर जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तो आपको मिलेगा कि PCl5 में अगर आप हीट देते हैं तो वह टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। इसका अर्थ क्या है कि वह जो Cl2 टूट कर निकला वह कमजोर है। यहां देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर यानी आकृति को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों यहां पर हम समझेंगे कि यहाँ पर PCl5 की आकृति में यह जो अक्षीय आबंध होते हैं या वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। कैसे से समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो PCl3 और जो Cl2 टूटा है, यह आपका अक्षीय आबंध यानी एक्सियल बॉन्ड होगा, अक्षीय आबंध होगा। यह कमजोर होता है या दुर्बल होता है PCl5 के केस में, इसलिए यह टूट कर निकल जाता है जब PCl5 को हीट किया जाता है। तो कहीं आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे कि PCl5 की आकृति में कौन से आबंध कमजोर होते हैं, तो आप उसका आंसर बोल सकते हैं कि वहां पर जो अक्षीय आबंध होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, वह कमजोर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि PCl5 में अक्षीय आबंध अर्थात जो यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड होते हैं वह कमजोर होते हैं। यही कारण है कि PCl5 में जब आप हीट देते हैं तो वह PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, SF6। अब यहाँ देखिए SF6 में सल्फर हमारा केंद्रीय परमाणु है और यहाँ पर अगर आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, अगर आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यहाँ पे 3s2 3p4 क्या होगा? यहाँ पर 3s2 3p4 हमारा संयोजकता कक्ष यानी संयोजकता कोश होगा। तो यहाँ पे इसे लिख दीजिए संयोजकता कोश। यहाँ पे हमने इसे संयोजकता कोश लिख दिया। तो अब इसके बाद क्या करना है? SF6 का कितने फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है? टोटल यहाँ पे 6 फ्लोरीन है। तो 6 फ्लोरीन के लिए हमें जगह बनानी है। तो आइए देखते हैं। SF6 में केंद्रीय सल्फर परमाणु की तलस्थ अवस्था 3s2 3p4 है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर सल्फर के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर तीसरा शेल है, तीसरा कोश है, तो वहां पे 3d भी होगा, पर 3d खाली है। कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। तो 6 जगह देखिए बनाया गया, यहाँ पर 6 जगह बनाया गया है। वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाकर d कक्ष में लेकर गया है, लेकर उसके बाद यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पे हर फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है बच्चों। तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या समझ में आया, ज़रूर हमें बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जाते जाते एक छोटा सा रिवीजन कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे
तो आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केंद्रीय परमाणु का लिखने आना चाहिए। उसके बाद आपको वहां पर संयोजकता कोश यानी संयोजकता शेल की पहचान करने आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हमने 3s2 3p, मतलब यहाँ पे देखिए टोटल 3 कक्ष हैं, पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। यहाँ पे जो क्वांटम संख्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने संयोजकता कोश की पहचान की, हमने केंद्रीय परमाणु को पहचाना। उसके बाद हमें देखना है कि कितने परमाणु सराउंडिंग में, जैसे SF6 के केस में 6 फ्लोरीन है, PCl5 के केस में 5 फ्लोरीन थे। फिर हमने उनके लिए जगह बनाई। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कौन से कक्ष, जैसे 3s है, 3p है, 3d नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3d खाली है, यहाँ पर 3d खाली है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि SF6 के निर्माण में कौन से कोश पार्टिसिपेट किए, कौन से कक्ष ने पार्टिसिपेट किया, कौन से कक्षक ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको बोला है 3s कक्षक और 3p कक्षक। जैसे कि हमने मीथेन में देखा 2s कक्षक और 2p कक्षक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, प्रश्नों को भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ाया गया उसे समझिए, कोई भी डाउट हो हमें पूछिए, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।